ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। आशा रखता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग लास्ट क्लासेस में रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कि हम लोग पैरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पैरासेंटेसिस। अब देखो, पैरासेंटेसिस या हम लोग उसे कह सकते हैं एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। सीधा सीधा मतलब है कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का मतलब होता है कि रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, कि भाई वो प्रोसेस जहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को क्या किया जाता है बेटा? रिमूव किया जाता है, या फ्लूइड को विड्रॉल किया जाता है, या फ्लूइड को एस्केप करवाया जाता है। सबका मतलब एक है, और यही प्रोसीजर क्या कहलाता है? पैरासेंटेसिस। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, आगे हम बात करेंगे। मतलब सेम है, तो आपने बताना है ए प्रोसेस ऑफ remove the peritoneal fluid from the peritoneal cavity। देखो ध्यान से सुन लें कि आपने यहाँ पे बताना है कि फ्लूइड आर रिमूव फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बोल सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं कौन सी कैविटी से? पेरिटोनियल कैविटी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा कि ये फ्लूइड को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों आ रही है। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एब्डोमेन जो हमारा है उसकी दो लेयर होती है बेटा। भाई आप मान लीजिएगा ये हमारा एब्डोमेन है और इस एब्डोमेन की दो लेयर होती है। भाई एक तो ये मान लें और एक आप ये मान ले, छोटी सी ऐसी पतली। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी मेरी कह सकते हैं चित्रकला ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप मतलब समझ लीजिए। हाँ देखो ध्यान से सुने कि ये जो लेयर यहाँ तक आ रही है, ये जो लेयर है, ये लेयर तो किसकी है? सीधा सीधा आप बोल दें कि ये तो आपका एब्डोमेन है। ये इसकी दो लेयर है। एक तो हम कहते हैं कि लेयर कहलाती है आपकी विसरल, और एक लेयर कहलाती है पैराइटल। और इन लेयर के बीच में क्या भरा हुआ होता है? ऐसे हल्का हल्का फ्लूइड भरा हुआ है, और वो फ्लूइड कौन सा कहला रहा है? पेरिटोनियल फ्लूइड कहला रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि भाई एब्डोमेन और एब्डोमेन की दो लेयर। अब ध्यान से सुनना, चित्र पे नहीं, अब मेरी तरफ देखो आप लोग कि भाई एब्डोमेन और एब्डोमेन की कितनी लेयर? दो लेयर, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल और लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे कि हम पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, भाई थोड़ी बहुत मात्रा तो चाहिए, सब जगह अलग अलग लिखा हुआ है, आपको एनाटॉमी में सर और पढ़ाएंगे कि कहीं 5 से 25 होती है, सब जगह अलग अलग है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है अगर इसकी मात्रा 60 ml से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। भाई जगह इतनी सी है, उसमें फ्लूइड ज़्यादा भर गया। अब फ्लूइड ज़्यादा भर गया तो खिंचाव पैदा होगा और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर क्या आएगा? प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर अपोजिट लंग्स के ऊपर भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? आप देखिएगा, जब वो प्रेशर लंग्स पे आएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। एब्डोमिनल ऑर्गन पर प्रेशर आएगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करने लगेगा। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है, डायग्नोसिस करना चाहते हैं। और इन सभी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, इन सभी उद्देश्य को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधा सीधा एक प्रोसीजर करते हैं और उस फ्लूइड को निकालकर उसकी जांच की जाती है, और फ्लूइड को निकालने से
प्रेशर भी कम हो जाएगा, मरीज को सांस लेने में भी जो तकलीफ थी वो कम हो जाएगी। तो आप ये ध्यान समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा पैरासेंटेसिस है, इसमें आपने सीधा सीधा बोलना है कि भाई ये प्रोसेस ऑफ रिमूव द पेरिटोनियल फ्लूइड, कि ये वो प्रोसेस है जहां पर कौन से फ्लूइड को रिमूव करते हैं हम लोग, पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं। और कहां से रिमूव करते हैं बेटा, पेरिटोनियल कैविटी से रिमूव करते हैं। यहां तक आप बता सकते हैं। आगे आप बताइएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट की भाई फ्लूइड तो रिमूव कर रहे हैं, और फ्लूइड रिमूव करने का बेसिक उद्देश्य क्या है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारा जो उद्देश्य या जो हमारा पर्पस है, एक तो आप सीधा सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलीव द प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। भाई क्यों कर रहे हैं, मतलब पर्पस। तो आप बताएं कि पैरासेंटेसिस जो परफॉर्म किया जा रहा है, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपने यहां पर बताना है रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डिस्निया। भाई एक एक पॉइंट हम लोग बात करेंगे। पैरासेंटेसिस का मतलब वो प्रोसीजर जहां पर हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं। इसके अलावा उसमें से एक प्रश्न जरूर और आ जाता है, एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि पैरासेंटेसिस जो प्रोसीजर है उसमें निडल कहाँ इंसर्ट की जाती है, या एग्जामिनर कह सकता है व्हाट इज द कैविटी वेयर इंसर्ट द निडल ड्यूरिंग द पैरासेंटेसिस, कि पैरासेंटेसिस में निडल कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो आपने बोलना है पेरिटोनियल कैविटी। एग्जामिनर बोलेगा एब्डोमिनल कैविटी, एग्जामिनर आपको बोल सकता है थोरैक्स कैविटी, एग्जामिनर बोल सकता है प्लूरल कैविटी। भाई किसी भी प्रकार से आपको बोल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं निडल, पेरिटोनियल कैविटी में। चलो जी, पर्पस बता रहे हैं। पर्पस में आपने बताया कि प्रेशर जो उस फ्लूइड का पड़ रहा था वो लंग्स पे भी आ रहा है, और इसीलिए पेशेंट को क्या हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर दिक्कत है तो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करके उस दिक्कत से हम मरीज को निजात दिलाना चाहते हैं या उस मरीज को आराम दिलाना चाहते हैं। दूसरा आपने यहाँ पे बताना है डायग्नोस्टिक पर्पस। भाई आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड को निकालेंगे कैविटी से और पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसका पता करना चाहते हैं कि एक्सेसिव फ्लूइड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। ये आप ध्यान दें, क्योंकि आज के समय पर हम देखते हैं तो लीवर कैंसर वगैरह में, एब्डोमिनल कैंसर की कंडीशन के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और इसीलिए हम उसका पता करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है कि डिक्रीज द प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर पड़ रहे दबाव से मरीज को आराम दिलाना चाहते हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा थेरापेटिक पर्पस भी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर बताना है कि पैरासेंटेसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत डिस्निया रिलेटेड आप बोल दे आराम दिलाना है, डायग्नोस्टिक पर्पस आपका है, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम करना चाहते हैं। अब मुख्य रूप से ऐसी कौन कौन सी पेशेंट कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी पेशेंट की प्रॉब्लम है जहां पर हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिंगल वर्ड की बात करें, ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर हम सिंगल वर्ड और एक शब्द में बात करें तब तो आप एसाइटिस बोलिएगा। भाई आप यहां बताएं
कि ये जो पैरासेंटेसिस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो पैरासेंटेसिस परफॉर्म करने की ज़रूरत कहाँ आ रही है? तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बताना है एसाइटिस की कंडीशन है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होना एसाइटिस कहलाता है। कभी कभी डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो आप ध्यान दें। मान लीजिए एग्जामिनर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी दैट इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस या कुछ और अगर बोलता है तो आप प्रॉपर बताएं इसको क्या कहते हैं बेटा, एसाइटिस कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दें। दूसरी, ये कंडीशंस कहाँ क्रिएट हो सकती है, तो आप बोल सकते हैं एब्डोमिनल कैंसर, लीवर कैंसर या सिरोसिस ऑफ लीवर आप बोल सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड डिजीज़ में भी हो सकती है। तो देखो ध्यान से सुनते जाएं। आपने यहाँ पर बताना है कि पैरासेंटेसिस एक वो प्रोसीजर है जहाँ हम लोग फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी से, और वही प्रोसीजर पैरासेंटेसिस या एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस बोलते हैं। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रेशर फ्लूइड का बन रहा है, मात्रा बढ़ जाने के कारण वो लंग्स पे भी प्रेशर आता है, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उससे मरीज को आराम दिलाना चाह रहे हैं। फ्लूइड कलेक्शन क्यों हो रहा है उसकी जांच करना चाह रहे हैं, मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस, और इसके अलावा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को कम करना चाहते हैं। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाता है इंडिकेशन, तो इंडिकेशन में इंपॉर्टेंट है एसाइटिस। एसाइटिस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। कौन कौन सी डिजीज में ऐसा हो सकता है, तो एब्डोमिनल कैंसर, सिरोसिस ऑफ लीवर, यहाँ आप बताएं। कभी कभी एग्जामिनर इन छोटी छोटी बातों को भी घुमा फिरा करके पूछता है, कैसे, तो आप सुन लें। तो आपको कह सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर आर perform to remove the fluid when a client have एसाइटिस। देखो एग्जामिनर कान कहीं से भी पकड़ सकता है। अब यहाँ आपको प्रश्न लिख दिया जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने बार बार आपको एक ही बात कही है कि आपको हर लाइन में से प्रश्न बनाना आना चाहिए। प्रश्न बन कैसे रहा है इसका पता आपको होना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर परफॉर्म, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिमूव करने के लिए फ्लूइड को, कौन सी कंडीशन के अंदर, एसाइटिस। एसाइटिस मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करने के प्रोसीजर के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर लिख सकता है, जैसे ऑप्शन ए में आपको लिख दिया पैरासेंटेसिस, ऑप्शन बी में आपको लिख दिया थोरासेंटेसिस, ऑप्शन डी के सी के अंदर आपको लिख दिया वाटर सील ड्रेन या टी ड्रेन। ये लो
अलग अलग तरीके से आपको एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया, पूछना उसको तरीका यही है। मैंने आपको एक तो प्रश्न बताया कि आपको पता हो कि निडल कौन सी कैविटी में डालेंगे, पेरिटोनियल कैविटी में डालेंगे। दूसरा, इस प्रश्न को ध्यान दें कि एसाइटिस है तो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से पैरासेंटेसिस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन से डिजीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से नाम एसाइटिस का ही आएगा। तो घुमा फिराकर प्रश्न को उत्तर बनाया जा सकता है। तो यहाँ तो आंसर आपका पैरासेंटेसिस है। थोरासेंटेसिस जो है वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जहाँ प्लूरल कैविटी में डालते हैं। वाटर सील ड्रेनेज जो होता है वो आजकल चाहे कोई भी थोरैक्स सर्जरी हो वहाँ हम लोग करते हैं। टी ड्रेन्स जनरली जो होता है कॉलीलिथियोसिस वगैरह बाइल वगैरह को रिमूव करने के लिए हम लोग इस ड्रेन को यूज़ करते हैं। और आजकल तो आप देख रहे होंगे हीमोवैक ड्रेन, ड्रेनेज के बारे में बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि ड्रेनेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कहाँ यूज़ कर रहे हैं। चलो साहब यहाँ तक बताएं। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिकेशंस जो कि पैरासेंटेसिस के हैं। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट बताएं कि भाई पेशेंट को अगर इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है तो प्रोसीजर के पहले के कुछ आप कह सकते हैं नर्सिंग एक्शंस एंड प्रिकॉशंस। भाई मान लीजिए हम पेशेंट को इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो किन किन बिंदुओं पर हमारा खास ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी पेशेंट को प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो कॉमन से पॉइंट एक तो आप ध्यान दें। कॉमन पॉइंट क्या है? वही पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, डॉक्टर्स ऑर्डर, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, एवरीथिंग जो कि मैं आपको हर प्रोसीजर के बारे में बता चुका हूँ, ये आप ध्यान दें। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे आपने ध्यान देना है। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है तो आप एक तो सुन लें। आपने यहाँ पे बताना है एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ पेशेंट बिफोर प्रोसीजर। एक तो आप यहां पे ध्यान दें कि पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर को आपने क्या करवाना है? खाली करवाना है। इस पॉइंट पर फोकस होना चाहिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने के चांसेस होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाएं। क्यों खाली करवाएं? तो आपने बताना है रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ सीधा सीधा आप बताएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं प्रिवेंट या रिड्यूस द रिस्क। प्रिवेंट बोल दो या आप बोल दो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजुरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कि यूरिनरी ब्लैडर को इंजरी से बचाने के लिए हम यूरिनरी ब्लैडर को क्या करवाते हैं बेटा? खाली करवाते हैं। तो या तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा, इसको भी मैं प्रश्न के रूप में लिखूंगा, पॉइंट ध्यान दें। प्रिकॉशंस है, सावधानी है जो आपने ध्यान देनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर देता हूँ। पहले आप चेक द एब्डोमिनल गर्थ ऑफ पेशेंट। कि पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ को भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग एक्शन पूछे तो आपने बताना है प्रिपेयर पार्ट। भाई वो मैं बता चुका हूँ, सर्जिकल पार्ट वगैरह प्रिपेयर, कि भाई आप सेवलॉन भी यूज़ करते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे बताना है नेक्स्ट। भाई आर्टिकल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कलेक्ट आर्टिकल्स सभी पर बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हर लाइन पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब हर लाइन पर प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न कैसे बन रहे हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। भाई हमने कहा एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, एक तो प्रश्न इसी का बताऊंगा। एग्जामिनर आपको बोलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन बिफोर पैरासेंटेसिस। एग्जामिनर कहता है कि इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है पैरासेंटेसिस से पहले, और मान लो आपके सामने सारे ही पॉइंट आ गए हैं। जैसे यहाँ लिखा एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, आपको यहाँ पे लिखा एब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे, आपको यहाँ पे लिखा पार्ट प्रिपेयर करेंगे, आपको लिखा आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे, कंसेंट लेंगे, एवरीथिंग सब कुछ है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसीजर से पहले की सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट वर्क है कि आप जो है उसके अंदर ये देख लें कि पेशेंट का ब्लैडर खाली हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो एक तो आप यहाँ पर बताएं कि एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ पेशेंट बिफोर द प्रोसीजर। अब एग्जामिनर कई बार क्या है कि एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर नहीं लिखता। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर चेंजेस कैसे करता है, वो एग्जामिनर कह सकता है इंसर्ट स्ट्रेट कैथेटर टू पेशेंट। भाई अगर आपको याद हो, मैंने आपको यूरिन एलिमिनेशन पढ़ाया था और यूरिन एलिमिनेशन में मैंने कहा था सिंगल ल्यूमन स्ट्रेट कैथेटर। तो ये स्ट्रेट कैथेटर सिर्फ उसी समय पर ब्लैडर को खाली कराने के काम में लिया जाता है। और सीधा सा मतलब है स्ट्रेट कैथेटर क्यों डाल रहे हो, जिससे ब्लैडर को उसी समय खाली करवा सके, टेम्परेरी रूप से उपयोग लिया जा सके। तो यहाँ एम्प्टी ना लिख करके क्या लिख दिया कि आप पेशेंट को स्ट्रेट कैथेटर डालो। और स्ट्रेट क्यों डाल रहे हो, ब्लैडर को खाली कराने के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देख लो हर लाइन में से प्रश्न बनता है, वो प्रश्न कैसे बनता है वही हमारा एम है, आपको समझ में आना चाहिए। चलें साहब, यहाँ तक आप बता सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि पेशेंट और पेशेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड एज ए नर्सिंग प्रिकॉशंस, नर्सेज रोल, नर्सेज के द्वारा उपयोग ली गई सावधानियाँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने बता दिया है। अब आर्टिकल्स जो आप कलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि प्रोसीजर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या कलेक्ट करने वाले थे आप लोग, आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल में क्या चाहिए भाई एक तो आपने चाहिए निडिल चाहिए कि शायद, हाँ, तो एक तो आपने यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है निडिल की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, निडिल। निडिल जनरली जो यूज करते हैं 16 से 22 गेज यूज की जाती है। कौन सी, 16 से 22 गेज की निडिल हम लोग यूज करते हैं, यह आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां जरूरत पड़ेगी आईवी सेट की जरूरत पड़ेगी। आईवी सेट की जरूरत क्यों पड़ेगी, आपने निडिल को लगाया, निडिल को लगाने के साथ में उसके साथ एक आईवी सेट को कनेक्ट कर देंगे और ड्रेन बोतल में फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे। तीसरा आपने यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है ड्रेन कलेक्शन बोतल, आप बता दें, फ्लूइड कलेक्शन बोतल बता दें। इसके अलावा आपने यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है सॉल्यूशन जो कि पार्ट को प्रिपेयर करने के काम में लिया जा रहा है। फिर आपने ज़रूरत पड़ने वाली है ग्लव्स वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए सीधा सीधा सा मतलब समझ लें, पेशेंट है तो पेशेंट है तो उसकी साइड को प्रॉपर क्लीन करना है, साफ़ करना है। उसके लिए आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो कि बीटाडीन वगैरह मैं बता चुका हूँ वो आपने चाहिए।
फिर ग्लव्स चाहिए, आपने निडल चाहिए जो इंसर्ट करेंगे, आपने चाहिएगा कि वहाँ पर हम लोग आईवी सेट को कनेक्ट करके नीचे ड्रेन बोतल में लगा दें और फ्लूइड को कलेक्ट करते रहें। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपने यहाँ ज़रूरत पढ़ने वाली है, ये आप कह सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक आप बताएं, ये कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ याद रखने हैं। चलो जी साहब, यहाँ तक आपने बता दिया है। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर के लिए तैयार हैं। हम लोगों को पता है पर्पस, हम लोगों को पता है इंडिकेशन, हम लोगों को पता है पहले की तैयारी क्या है। अब आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान मरीज की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर बताना है कि भाई पोजीशन जो है उसमें आप कह सकते हैं सेमी फॉलर्स टू फॉलर्स पोजीशन। अब आप कहोगे कि सर आपने ये दो चीज़ें कैसे लिख दी है। दो चीज़ें ऐसे लिख दी है कि फॉलर पोजीशंस तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं। फॉलर नहीं तो फिर कौन सी पोजीशन यूज़ करोगे, सेमी फॉलर पोजीशन आप यूज़ करेंगे। इन पॉइंट को ध्यान देते चले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। जब हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग कई बार प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। मान लो ऑप्शन में सेमी फॉलर भी आ गया और फॉलर भी आ गया, तो आंसर क्या दोगे, फॉलर पोजीशन आंसर देना है। फॉलर है ही नहीं तो सेमी फॉलर पोजीशन आंसर दें। एक तो आप ये समझ लें। तो आपने यहाँ बताना है मेन जो प्रायोरिटी है वो कौन सी पोजीशन को देनी है, फॉलर पोजीशन को देनी है। और कैसे, तो आपने बताना है फॉलर पोजीशन नियर द एज ऑफ बेड। मतलब पेशेंट को फॉलर पोजीशन में रखो और पेशेंट को बिस्तर के बिल्कुल किनारे के पास में ले आओ। भाई बेड का जो बिल्कुल कॉर्नर है वहां पेशेंट को आप ले आएं और पोजीशन कौन सी रखनी है, फॉलर पोजीशन मेंटेन करनी है। फॉलर पोजीशन मेंटेन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको पता होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर यही है, और ये शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया हो, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान तो आप सुन लें कि इस पोजीशन का सबसे बड़ा फायदा है मेंटेन ग्रेविटी ड्यूरिंग एस्केप द फ्लूइड। फ्लूइड जो बाहर निकलेगा ना, एस्केप का मतलब रिमूव करना, बाहर निकलना, तो उस समय पर क्या मेंटेन होनी चाहिए, ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेविटी मेंटेन नहीं होगी तो किसी भी कैविटी से फ्लूइड को बाहर नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉलर पोजीशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो बिल्कुल ही बिस्तर के किनारे के पास रखना है मरीज को। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ग्रेविटी मेंटेन होगी, और ग्रेविटी जो मेंटेन हो रही है उसी से फ्लूइड आसानी से रिमूव किया जा सकता है। यहाँ से भी एक प्रश्न है जो आपके पीजीआई में आया हुआ है और एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट या टू रिमूव या फॉर एस्केप द फ्लूइड फ्रॉम ए कैविटी, कि किसी भी कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए। क्या मेंटेन होनी चाहिए, ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे फ्लूइड को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो प्रश्न यहां से भी आता है, आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए साहब, प्रॉपर आपने पेशेंट को पोजीशन मेंटेन कर दी है। ध्यान दीजिएगा, जो जो एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, कुछ प्रश्न लिख रहा हूं क्योंकि सारे प्रश्न तो लिखना संभव है नहीं।
तो देखिए इसीलिए तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है कि आप लोग जो बता रहे हैं वो भी ज्वाइन करें और जो कह रहे हैं वो भी आप सुनते चलें। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे साइट सिलेक्शन। क्या बताना है आपने? साइट सिलेक्शन। भाई आप यहां पर निडिल इंसर्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? निडिल इंसर्शन करना चाहते हैं, तो साइट सिलेक्शन की हम लोग बात करेंगे। अब देखो ध्यान से सुने कि साइट कौन सी जहां आप निडिल इंसर्ट करें। तो सबसे पहले आपको याद आ जाना चाहिए कि जहां पर ब्लैडर था साइट तो वही होगी। क्यों होगी? भाई क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप क्या यूज कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, क्योंकि नोबडी वांट टू टेक द रिस्क, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है। अब यहां लेकिन क्या है, जब हमने पढ़ा था कि ब्लैडर को इंजरी हो सकती है, तो इंजरी कैसे होगी? मतलब साइट तो वही है। तो आपने यहां पर सबसे पहले बताना है मिड लाइन बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। भाई सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच की मिड लाइन या मिडवे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है 1 इंच बिलो दी अम्बलाइकस। बात वही है, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तीसरा आपने पॉइंट, चीज वही है, इसी को इस तरीके से लिख दिया गया है। भाई आपको बोल रहे हैं मिड लाइन सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में ले रहे हैं, तो ये क्या है? अम्बलाइकस से नीचे की तरफ ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं, या आपने बताना है 2 फिंगर्स बिलो दी। तीनों का मतलब एक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, सिर्फ मेरा बताना है कि कब एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है और एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, और ये जो तीनों का मतलब एक ही है, ये आपकी पोजीशन के नाम से फर्स्ट प्रायोरिटी बोलनी है, और इसी पोजीशन को आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन यूज फॉर पैरासेंटेसिस, कि पैरासेंटेसिस के लिए मोस्ट कॉमन अगर पोजीशन उपयोग में आती है तो इसी पोजीशन को आपने यूज करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि ये तो हम बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां आज के समय पर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी एक अल्टरनेटिव साइट और है, वो अल्टरनेटिव सेकंड प्रायोरिटी है। तो देखिएगा ध्यान से सुन लें, ये तो साइट हो गई है, इनके अलावा आप यहां पे बोल सकते हैं अल्टरनेटिव साइट। भाई ये तो सारी आपकी पहली प्रायोरिटी में आ जाएंगी, जो आए उसी को आंसर करें। इसके अलावा आपने बताना है 2/3 अलोंग with umbilicus to anterior superior iliac spine। ये भी एक साइट है, थोड़ा सा साइड के अंदर हम लोग निडिल को इंसर्ट करते हैं। ये भी एक साइट है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में शायद आप लोगों ने देखी हुई होगी, यूज़ की जाती है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में एग्जामिनर अगर आपको पोजीशन पूछता है तो फॉलर पोजीशन बतानी है। फॉलर ही क्यों? जिससे ग्रेविटी मेंटेन हो, ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम किसी कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर आप पोजीशंस बता दें, साइट बता दें। चलें साइट आपने बता दी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे किसके बारे में बेटा? भाई आपने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे दी है,
प्रॉपर साइट सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आपने बताना है कि भाई पार्ट प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, तो वहाँ आप बोल सकते हैं, या आप सीधा सीधा नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं, पेंट टू द साइट, मतलब पेंट करते हैं ना वो स्पंज होल्डर के ऊपर गॉज लगाकर और पूरी साइट को पेंट करते हैं सर्जरी से पहले, तो आप यहाँ बोलें पेंट टू द साइट with 7.5% बीटाडीन स्क्रब। ग्लव्स वगैरह आपने पहन रखे हैं। देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहां बताएं, देन इंसर्ट निडल इन कैविटी। भाई आप प्रॉपर पोजीशंस दे दी है, साइट वगैरह सिलेक्शन कर लिया है, साइट को प्रॉपर क्लीन आपने कर दिया है, निडल इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? निडल इंसर्ट करेंगे। अब निडल जो बेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं ना, उसके बारे में एग्जामिनर जरूर आपको पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर इंसर्शन ऑफ द निडल ड्यूरिंग द पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में जो निडल इंसर्ट करते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपने यहां पर बताना है कि निडल जो इंसर्ट की जा रही है पैरासेंटेसिस में, उस निडल का डायरेक्शन अगर पूछा जाता है तो कौन सा बोलेंगे? जेड डायरेक्शन आप बताओ। तो यहां आपने बताना है कि डायरेक्शन अगर एग्जामिनर पूछता है तो डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता हो, क्योंकि हमारा तो एम यही है कि जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन पर मुख्य फोकस दिलाया जाए, जिससे कि जब एग्जाम हो तो आपको उस पॉइंट में वो चीज़ याद आ जानी चाहिए। चलें साहब, यहाँ तक बताएं। जैसे ही आपने इसको लगाया तो धीरे धीरे फ्लूइड बाहर आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इससे अगली स्टेप आप ऐड कर लीजिएगा, कनेक्ट 3-वे एडेप्टर। भाई निडल से एक आता है 3 रास्ते का, वो एडेप्टर सा जोड़ दें। देन कनेक्ट IV सेट। भाई एडेप्टर जोड़ दे, IV सेट जोड़ दें, साहब जोड़ रहे हैं, IV सेट जोड़ दें। और इसके नेक्स्ट आपने कर बताना है कलेक्ट फ्लूइड इन ड्रेन बोतल। और फ्लूइड को किस में कलेक्ट कर लें? ड्रेन बोतल में कलेक्ट कर लें। कर लिया? तो यहाँ तक बताएं। भाई आपने फ्लूइड कलेक्ट किया, फ्लूइड जो आपने कलेक्ट किया है उसमें आपने यहाँ पर पॉइंट को ध्यान देना है कि फ्लूइड कलेक्ट कर लें। फ्लूइड जो कलेक्ट किया जा रहा है उसकी मात्रा को प्रॉपर देख लें कितनी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ नेक्स्ट आगे आप बताएं कि भाई व्हेन या आफ्टर द प्रोसीजर बोल सकते हैं, आफ्टर प्रोसीजर प्रोवाइड सेमी फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट को प्रोसीजर के बाद में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है? सेमी फाउलर। ड्रेसिंग वगैरह कर दें। ड्रेसिंग करने के लिए टिंचर बेंजोइन आप यूज कर सकते हैं। प्रॉपर ड्रेसिंग करें और पेशेंट को पोजीशन दे दें। चलो जी, यहां तक आपकी बात आ गई है। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि आपने प्रोसीजर से पहले का रोल बता दिया इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर के दौरान के आपने स्पेसिफाइड पॉइंट बता दिए हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आगे की हम बात करें तो आप यहाँ सीधा सीधा ध्यान दें, नर्सेस रोल या एक्शन आफ्टर प्रोसीजर। पैरासेंटेसिस के बाद में नर्स का रोल, नर्स का एक्शन। मैं आपको बता दूं ज़्यादातर मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस
यहाँ से भी पूछे जाते हैं भाई। 1% के अंदर जो गुंजाइश है उसमें एक तो नर्स का रोल प्रोसीजर से पहले जो ब्लैडर को खाली करवा रहे हैं, फिर बीच में थोड़े बहुत पॉइंट है, लेकिन स्पेसिफाइड पॉइंट यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपने बताना है चेक द वाइटल साइन। भाई प्रोसीजर के जस्ट आफ्टर यू कैन चेक द वाइटल साइन, और वाइटल साइन जो चेक कर रहे हैं ये हमारी सबसे पहली होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ध्यान दें, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पोस्ट पैरासेंटेसिस, तो वाइटल साइन आप चेक करें। सेकंड आपने यहां बताना है चेक द अमाउंट ऑफ विड्रॉल फ्लूइड। जो फ्लूइड हमने रिमूव किया है उसका क्या चेक करना है बेटा, अमाउंट चेक करना है। ये आप ध्यान दें, ये आपकी कौन सी प्रायोरिटी हो गई है, ये हो गई है सेकंड प्रायोरिटी। कहने का सीधा सीधा मतलब है, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि मान लो एग्जामिनर कहे व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो सबसे पहले वाइटल ही आएगा। वाइटल अगर नहीं है तो फिर पहली प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, अमाउंट चेक करेंगे, ये आप ध्यान दें। इसके अलावा फिर कोई खास प्रायोरिटी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप बताएं। इसके अलावा आपने बताना है ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस, किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस तो पैदा नहीं हो गए हैं, ये आप चेक कर लें। मान लो कोई इंजरी हो गई, कोई ब्लीडिंग वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये आप बताएं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि चेक एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ को चेक करें। एब्डोमिनल गर्थ जो चेक कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एब्डोमिनल गर्थ जो बेटा हम लोग चेक करते हैं वो कहता है कहाँ से चेक करते हैं, तो कमर में बाद के मिड अम्बलाइकस जो एरिया है वहाँ से चेक करते हैं। तो आपने बताना है एब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे, और एब्डोमिनल गर्थ जो बेटा चेक की जा रही है उसके बारे में आप बताएं। एट दी कौन सी साइड से चेक करेंगे, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी आपके एग्जाम में आता है और इम्पॉर्टेंट है। भाई हमने अम्बलाइकस से प्रॉपर बेल्ट को बांधकर अम्बलाइकस के लेवल पे लाते हैं और एब्डोमिनल गर्थ को चेक करते हैं, क्योंकि हमने प्रोसीजर से पहले भी चेक किया और बाद में भी चेक कर रहे हो, तो फ्लूइड निकलने के बाद कुछ डिफ्रेंशिएट तो आना ही चाहिए, तो ये आप बता सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं नर्स का रोल प्रोसीजर के बाद में, तो आप कह रहे हैं कि वाइटल साइन सबसे पहले, अमाउंट सेकंड प्रायोरिटी है, तीसरा कॉम्प्लिकेशंस देख ले, चौथा है कि आप यहाँ गर्थ को चेक करें, और पांचवा आप कह सकते हैं चेक द इफेक्टिवनेस। ध्यान से सुन लीजिएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर, कि प्रोसीजर की क्या चेक करेंगे, इफेक्टिवनेस। अब देखो मेरी बात सुन लीजिएगा, एग्जामिनर जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो आपसे, एक तो मैंने प्रायोरिटीज बता दी है, इनमें से प्रश्न आते हैं, या एग्जामिनर बोलेगा आपको कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासेंटेसिस। ध्यान से सुन लें, एग्जामिनर आपको कहेगा कि नर्स क्या देखेगी जिससे उसको ये पता चले कि पेशेंट को पैरासेंटेसिस जो प्रोसीजर किया है वो प्रोसीजर कैसा हो गया है, इफेक्टिव हो गया है, मतलब पेशेंट को उसका फायदा हुआ है। तो इस पॉइंट को नहीं भूलना है।
तो ये ध्यान से सुन लें, व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासेंटेसिस, कि पैरासेंटेस की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए तो ओवरऑल सबसे पहली प्रायोरिटी जहां आपने बताना है रिलीफ फ्रॉम डिस्निया, कि डिस्निया से मरीज को आराम आना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भाई क्या चेक करे, क्या ऑब्जर्व करे, तो एक तो आपने बताना रिलीफ फ्रॉम डिस्निया, दूसरा आपने यहां पे बताना है चेक दी एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ को चेक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो कम होगी, लेकिन ये 100% इफेक्टिवनेस नहीं है, इसलिए पहली प्रायोरिटी तो यही है। ये नहीं हो तो फिर आप इस प्रायोरिटी पर जा सकते हो। इसके अलावा आपने यहां पे बताना है डिक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर, कि एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत फ्लूइड निकलेगा तो प्रेशर कम होगा। इसके अलावा आपने बताना पेशेंट गेट कंफर्ट, पेशेंट को आराम मिलेगा, आराम तो मिलेगा लेकिन आराम का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, हो सकता है कि थोड़ा बहुत निकलते ही भी आराम निकल जाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल प्रायोरिटी में भाई सारे के सारे ऑप्शन हैं जो आपने पर्पस बताए थे, लेकिन इन पर्पस में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्टिवनेस बताएगा वो कौन सा पर्पस था, रिलीफ फ्रॉम द डिस्निया। तो देखो प्रश्न आपके उन सभी लाइनों में से पूछे जा रहे हैं जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ देखो बेटा नेक्स्ट आपने पॉइंट ध्यान देना है, और नेक्स्ट हम लोग यहां बात करना चाहेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। भाई प्रोसीजर और प्रोसीजर रिलेटेड क्या बताओगे बेटा, कॉम्प्लिकेशन। देखो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो आप कह सकते हैं पेरिटोनाइटिस, और पेरिटोनाइटिस जो आपने बताना है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। भाई पैरासेंटेसिस का अगर हमसे कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तब तो क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। दूसरा आपने यहां पर बताना है हाइपोवोलेमिक शॉक या हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्यों, तो आपने यहां बताना है, इस पॉइंट को लिख लेना स्पेसिफाइड जो मैं यहां बोलने वाला हूं, कि भाई एक बार में जो फ्लूइड निकालेंगे पेरिटोनियल कैविटी से वो 2000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे बताना है कि डू नॉट रिमूव मोर देन 2 लीटर फ्लूइड once a time to prevent हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया की रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फ्लूइड की मात्रा अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि हम लोग पैरासेंटेसिस में कितना फ्लूइड एक बार में रिमूव कर सकते हैं, तो आपने यहां बताना है 2 लीटर, या बोल दो नोट मोर देन 2 लीटर। 2 लीटर से ज्यादा फ्लूइड रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि रिमूव करेंगे तो क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। या एग्जामिनर बोले हाउ कैन ए नर्स रिड्यूस द रिस्क टू दी हाइपोवोलेमिया ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस, कि पैरासेंटेसिस में हाइपोवोलेमिया की रिस्क को कम करने के लिए नर्स क्या करेगी, तो नर्स करेगी कि फ्लूइड को 2 लीटर से ज़्यादा रिमूव
नहीं करेगी। फिर भी एग्जामिनर इनमें से कुछ ना कुछ पूछता है। वो कहता है व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन accidentally remove 3 liter fluid during पैरासेंटेसिस। वो कह रहा है कि एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश जो फ्लूइड है वो 2 लीटर की जगह कितना निकाल दिया है? 3 लीटर निकाल दिया है। अब ऐसी स्थिति में वो आपसे जानना चाह रहा है कि पेशेंट को बताओ क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में कौन सा लक्षण आएगा। वो आपको यहां बोल सकते हैं वास्कुलर कोलैप्स, वो आपको यहां पर बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल शॉक की कंडीशन बोल सकते हैं, वो आपको यहां बोल सकते हैं हाइपरटेंशन बोल सकते हैं या कुछ और। तो आपने यहां सीधा सीधा यहां पर हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं लिखा एग्जामिनर ने। भाई एग्जामिनर भी तो जबरदस्त शाना है आप लोगों के सामने। एग्जामिनर की तैयारी के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। आप 2 कदम आगे कूदें कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर एग्जामिनर ने पेपर दिया और उसके बाद आप तैयारी करने लगोगे, अरे यार अब के ये आ गया मैं ये पढ़ता हूं, तो सिलेक्शन नहीं होता है। आप तैयारी ही ऐसी करें ना कि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछने वाला है वो आप पहले ही बताएं। तो वास्कुलर कोलैप्स जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो यही आपने यहां पर बोलना है। तो देख लो, समझ लो, कम से कम 20 प्रश्न तो आपको यहीं से पूछ लिए हैं। इसी तरीके से आपको एग्जामिनर पूछता रहता है और हम वहीं पर घूमते रहते हैं। तो याद ध्यान दें, आज के लिए तो बेटा मैं आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।